मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे हम लोग। तुमने लास्ट स्टैंड पे प्रॉपर्टीज लिखी। किसी बार मैग्नेट में जो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसको तोड़ो तो क्या होगा, हर टुकड़ा एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, यानी इसमें नॉट भी होगा और साउथ भी होगा। तो कितने 3 पॉइंट लिखे थे, 4 पॉइंट लिखा है, 4 लिखे थे और एक पॉइंट यह लेक्चर नंबर 35। जैसे तुमने लिखा था फंडामेंटल लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, लाइक चार्जेस रिपेल लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वैसे एक सिंपल सी प्रॉपर्टी तो लिख सकते हो, लाइक फोर्स रिपेल, unlike poles attract each other. Like poles repel, unlike poles attract each other. Next, last property. A magnet loses its magnetic properties on heating and beating. The magnet loses its magnetic properties on heating and beating. गर्म कर रहे हैं तो उसके एटॉमिक डाइपोल्स का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, रेंडमाइजेशन हो जाता है। ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं, उससे भी अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर रहे हैं। अपना पुराना बचपन का अनुभव तुम याद कर सकते हो, बोर्ड लगती थी तुम्हारे और तुम्हारे साथ में जो खेलना होता था उसके बीच में कि किसका मैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये पता लगाने का उस समय तरीका था किसका मैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कि किसका मैग्नेट लाइन से ज्यादा ऑर्बिट उठा पा रहा है, एक के बाद एक लटका हो जाता। तो चेक करने के लिए तुमने अपने मैग्नेट पर देखा कि एक के बाद वो 4 ऑर्बिट उठा पा रहा था। अब दूसरे का मैग्नेट लिया तो देखा कि 3 ऑर्बिट उठाने के बाद ये तुम्हें अंदाजा हो गया कि 3 और उठा लेगा, यानी दूसरे का मैग्नेट ज्यादा पावरफुल निकलने वाला था। तो तुमने वहीं पर बात बदल दी, तुमने बोला नहीं अभी नहीं, बाद में चेक करेंगे दूसरा गेम खेलते हैं। और वो जो दूसरा तुम्हारा भाई, छोटा भाई, कजिन, जब वो इधर उधर हो गया तो तुमने उसका मैग्नेट लिया और गैस में गर्म कर दिया और वापस वहीं रख दिया। अब दोबारा जब चेक करोगे तो किसका मैग्नेट स्ट्रॉन्ग निकलेगा? तुम्हारा, क्योंकि तुमने जब उसको गैस में गर्म कर दिया तो वो वीक हो जाएगा, एटॉमिक डाइपोल्स का अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। तो किसी मैग्नेट में ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये समझना है कि कोई मैग्नेट क्यों है, ये मैग्नेटिज्म उसमें आया कहां से। तो नेक्स्ट आर्टिकल, ऑरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। तो इस मैग्नेटिज्म का ऑरिजिन क्या है ये हमें समझना। जितनी भी तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमें अपने आसपास दिखाई देती है उन सभी का कारण होता है मूविंग चार्ज। तो इसके ऑरिजिन में भी क्या है? मूविंग चार्ज। अभी मूविंग चार्ज कहां कहां पर हो सकता है? जैसे अगर मैं बात करता हूँ ये बार मैग्नेट है तो इसमें तो मूविंग चार्ज कहाँ होगा?
जब एटॉमिक स्केल पर जाकर देखेंगे तो हर एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन कर रहे हैं और ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं। दो तरह का मोशन कर रहे हैं, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन। अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रहे हैं, रिवॉल्व भी कर रहे हैं। इन दोनों मोशन के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप होगी। यानी ये दो मोशन मेनली रिस्पॉन्सिबल है। किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है वो हम थोड़ा सा सोचें, अगर तो अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पिन या ऑर्बिटल में किसका कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने में ज्यादा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रॉनिक मोशन, द इलेक्ट्रॉनिक मोशन डैश ऑर्बिटल एंड स्पिन, ऑर्बिटल एंड स्पिन are responsible for producing magnetic effects, are responsible for producing magnetic effects the contribution of, तुम लोग बताओ किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, स्पिन या ऑर्बिटल मोशन? स्पिन का ज्यादा, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पिन इज ग्रेटर देन ऑर्बिटल मोशन। कैसे पता चला? याद है या कोई लॉजिक है इसके लिए तुम्हारे पास? हमें पता है कि कोई करंट कैरिंग लूप अगर होता है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू 0 I अपॉन 2r, म्यू 0 I अपॉन 2r। इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, तो अगर वो स्पिन कर रहा है तो उसके तो पाथ की रेडियस 0 है और रिवोल्यूशन कर रहा है तो कुछ है रेडियस, और ये रेडियस आ रही है डिनोमिनेटर में म्यू 0 I अपॉन 2r। तो रेडियस अगर ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। अब स्पिन में तो रेडियस 0 होनी चाहिए, पर फिर भी क्या होता है, टेम्परेचर के कारण ये जब घूमता है तो वाइब्रेट करते हुए घूमता है, वाइब्रेट करते हुए घूमता है तो कुछ फाइनाइट रेडियस बनती है बिकॉज ऑफ वॉबलिंग। एक मोशन होता है, इसको बोलते हैं वॉबलिंग। मान लो तुम्हारे स्कूल का पंखा है, उसकी पकड़ी पर तुमने लटक कर पकड़ी को बैंड कर दिया, क्योंकि तुम्हें जो है फीस वसूल करनी थी, स्कूल वालों ने बहुत सारी फीस ली और वापस में पढ़ाई के नाम पर तुम्हें कुछ मिला नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में तुमने वहां का पंखा जो है डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, अब जब वो पंखा चलेगा तो कैसे चलेगा? हिलता डुलता, वॉबलिंग। तो उसका जो सेंटर होगा वो एक्सिस कोइंसाइड नहीं करेगा, ठीक उस तरह से जैसे वहां रेडियस आ जाएगी तो यहाँ पर भी रेडियस आ जाएगी, जो कि कम होती है ऑर्बिटल मोशन की रेडियस से कम होती है। रेडियस से कम होगी तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो स्पिन का कंट्रीब्यूशन ऑर्बिटल मोशन से ज्यादा है। पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, इन मैग्नेटाइज्ड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, in magnetized state of a substance, the atomic dipoles inside it, the atomic dipoles inside it remain in aligned state, remain in aligned state as shown ऐसे डायग्राम बना दोगे। हर एक एरो एक एटॉमिक डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब ये एटॉमिक डाइपोल क्या चीज है उसको भी समझेंगे अभी। यहां पर सारे नॉर्थ इकट्ठे हो गए, नॉर्थ साउथ। इस डायग्राम से दो फैक्ट समझ में आते हैं, दो बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि जो नॉर्थ और साउथ है एग्जैक्टली किनारे पर ना होकर थोड़ा सा अंदर होंगे, बिल्कुल कोने पर नहीं होंगे। क्यों? थ्योरी ये है कि जो अलाइनमेंट हो रहे हैं ये कभी भी 100% तक नहीं हो पाता। मैक्सिमम ये होता है 75 से 80%, उससे ज्यादा नहीं होता। 75 से 80% ये जो अलाइनमेंट होता है इसमें आ जाती है सैचुरेशन स्टेट, उससे और ज्यादा डाइपोल्स का अलाइनमेंट पॉसिबल है ही नहीं। तो जो डाइपोल अलाइन होने से रह गए वो कौन से होते हैं? किनारे वाले बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्थ और साउथ एग्जैक्टली कॉर्नर पर ना होकर थोड़ा सा अंदर होगा। तो जैसा तुमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था, दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस को हमने किससे दिखाया था? 2l। क्यों? फिर 2l दोनों का प्रोडक्ट बना था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैसे यहाँ जो पोल्स के बीच की डिस्टेंस है उसको किससे दिखाएंगे? सिमेट्री 2l। तो जब हम इसके लिए डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, ये खुद एक बड़ा डाइपोल बन गया जिसमें छोटे छोटे डाइपोल अलाइंड स्टेट में, ये मैग्नेटाइज्ड स्टेट है सब्सटेंस की। जब इसके लिए डाइपोल मोमेंट तुम कैलकुलेट करोगे तो कौन सी लेंथ यूज करोगे? ये 2l। जबकि यहाँ एक लेंथ और भी है जो दिखाई दे रही है, ज्योमेट्रिक लेंथ, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्वाइस ऑफ कैपिटल L। और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो ये है L/L इक्वल टू 5/4। तो अगर मुझे इस बार मैग्नेट जो कि तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, बार मैग्नेट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं कौन सी लेंथ का इस्तेमाल करूंगा? 2l। अबाउट इट्स ओन एक्सिस कैलकुलेट करना है तो ml²/12 में l की जगह लिखूंगा ट्वाइस ऑफ कैपिटल L। पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो 2 into small l। दिस इज द डिफरेंस। इसमें लिख दोगे तुम मैग्नेटाइज्ड स्टेट और एक डायग्राम और बनाओगे। अगर एटॉमिक डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड है तो अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट, और अगर वो अलाइन्ड है तो मैग्नेटाइज्ड स्टेट। तो किसी मैग्नेट में और आयरन में या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, मैग्नेट में नॉन मैग्नेट में, ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो मैग्नेटिज्म का जब कारण ढूंढा गया तो कारण ये सामने निकल के आया, ये मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। कॉइल में, लूप में, वायर के करंट जो है वो तो हम देख चुके, पढ़ चुके, मैग्नेटिक वेक्टर ऑफ करंट में। अब जो ऑलरेडी मैग्नेट है, बना बनाया मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, तो उसके ओरिजिन में, उसके मैग्नेटिज्म के ओरिजिन में भी क्या है? एटॉमिक डाइपोल। अब ये एटॉमिक डाइपोल कैसे है? एक बार तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, यहाँ पे मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ऐसे तो मान लो बोर मैग्नेटॉन, तो देखो तुम्हें कितना याद है, हेडिंग लगाओगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
एक चार्ज Q R रेडियस के सर्कल में चक्कर डाला है, V वेलोसिटी। तो इसके कारण जो करंट बनेगी वो कितनी होगी? I इक्वल टू Q बाई डी। कैपिटल है टाइम पीरियड, एक चक्कर में लगा समय। स्पीड भी है, एक चक्कर में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 2 पाई r। तो कितना समय लगा? तो एक्सप्रेशन आया QV अपॉन 2 पाई r। करंट हो गई QV अपॉन 2 पाई r। अगर ये इलेक्ट्रॉन होगा तो Q की जगह आ जाएगा E। करंट हमको मिल गई। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है? उसका फॉर्मूला अभी तक हमने डिराइव किया नहीं है। उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो आएगा NIA, n नंबर ऑफ टर्न्स अगर कोई लूप है, I इज द करंट, A इज द एरिया। हियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू, सिंपल म्यू से दिखाएंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू, एनसीईआरटी में म्यू यूज किया, कुछ बुक्स में कैपिटल एम से दिखाते हैं। एक ही लूप है I इंटू A, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर EV अपॉन 2 पाई r इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बन गया EVR अपॉन 2। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम इसको एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में एक्सप्रेस करें, और एंगुलर मोमेंटम होता है उसको एनसीईआरटी में स्मॉल एल से दिखाया, वैसे हम कैपिटल एल से दिखाते हैं, पर्टिकुलर इस चैप्टर में स्मॉल एल से दिखाया। तो अगर मैं इसको एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहता हूं तो जैसे तुमने बोर की थ्योरी में पढ़ा, एंगुलर मोमेंटम होता है एमवीआर। तो एमवीआर लाने के लिए मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, n से डिवाइड कर देता हूं। m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, एमवीआर को लिखा l, तो एक्सप्रेशन बन गया म्यू इक्वल टू EL अपॉन 2m। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट है। और अगर इसमें स्पेशल सिचुएशन लगा दें, मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट, मिनिमम कब होगा? हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट वाला केस ले लो, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है फर्स्ट ऑर्बिट, तो रेडियस होगी मिनिमम 0.529 एंगस्ट्रॉम मीटर, स्पीड होगी 2.2 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। सारे डेटा इसमें रखकर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वो जो मिनिमम होता है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए उसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। यहां लिख दोगे स्टार, इट्स मिनिमम वैल्यू that is for electron revolving in first orbit of hydrogen atom, electron revolving in first orbit of hydrogen atom is called Bohr magneton.
मैग्नेट लिखनी है तुमको। बोर मैग्नेट की वैल्यू कैलकुलेट करना तुमको आना चाहिए। यहाँ पर एक नई टर्म और डिफाइन करते हैं। तुम्हें याद हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ रहे थे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ रखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ड्रिफ्ट स्पीड भी पढ़ ली थी। तो एक नई टर्म वहां पे हमने डिफाइन की, जैसे अगर मैं ड्रिफ्ट स्पीड की बात करूं तो किसी भी चार्ज कैरियर की चलने की स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड किस पर डिपेंड करेगी कि कितना फोर्स लग रहा है उस पे, और फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, फील्ड पर। तो Vt इज प्रोपोर्शनल टू E, ऐसा लिख सकते हैं। हालांकि हमने Vt के लिए अलग अलग फॉर्मूले डिराइव किए थे, eV टॉप ऑन ml, E टॉप ऑन m, I अपॉन Ne है, J अपॉन Ne। और Vt को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ऐसा लिखने के बाद अगली स्टेप में मैं लिख सकता हूँ एक कांस्टेंट लगेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज म्यू। ये म्यू अलग है, ये म्यू अलग है। ये म्यू क्या कहलाता है, याद करो। म्यू इक्वल टू आएगा तो क्या आएगा, Vd अपॉन E, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, याद है, मोबिलिटी। तो जैसे मोबिलिटी एक नई क्वांटिटी वहां इंट्रोड्यूस हुई थी, वैसे ही मैग्नेटिज्म में एक नई क्वांटिटी हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड इट इज कॉल्ड जायरोमैग्नेटिक रेशियो। सुना है पहले, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। एनसीईआरटी में राइट हैंड साइड वाले पेज पर अपर हाफ में लिखा हुआ है। मैं तुम्हें याद रखने का तरीका बता रहा हूँ इस तरह से, मतलब जो याद रहता है, पेज नंबर याद नहीं रहते आपको, और उसका कोई सेंस भी नहीं है। उस चैप्टर में जब तुम ढूंढोगे तो एनसीईआरटी में राइट हैंड साइड वाले पेज पर अपर हाफ में तो मिलेगा जायरोमैग्नेटिक रेशियो। कौन से चैप्टर में मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इससे पहले वाले मैग्नेटिज्म में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस एंगुलर मोमेंटम को इधर नीचे ले जाता हूँ, म्यू के नीचे, then this term म्यू अपॉन L is called जायरोमैग्नेटिक रेशियो। मेंशन कर दो इसके बाद। Also म्यू अपॉन L इक्वल टू E अपॉन 2m। कांस्टेंट है कि नहीं है, और ये वाला जो कांस्टेंट, इसमें मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। दिस इज वेल नोन कांस्टेंट। कहां पर यूज हुआ था, याद करो, ड्रिफ्ट स्पीड में ही आया था। ड्रिफ्ट स्पीड का दूसरा फॉर्मेट याद दिलाऊं तुम्हें फॉर्मूले का। इसका दूसरा फॉर्मेट क्या था, याद है, E by m into tau, E by m times half। वो तो फिर भी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही थी, ये तो परफेक्ट कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड जायरोमैग्नेटिक रेशियो, G by R O। प्रोनाउंसिएशन क्या है, जायरो। कुछ लोग बोलते गायरो, गायरो नहीं बोलना, जायरो, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। याद रखने का तरीका, अगर तुमने कार्टून फिल्म देखी है, अंकल स्क्रूज जो होते हैं, मिकी डोनाल्ड, अंकल स्क्रूज जो है उनके पास उनका जो इंजीनियर है वो है जायरो। अलग अलग तरह के वो डिवाइसेस बनाता है। और एक टर्म और पढ़ी थी तुमने 11th क्लास में, जायरोस्कोप, याद है, जायरोस्कोप इज अ डिवाइस। क्या काम आता है, कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो। कैसा होता है, बहुत सारी रिंग्स होती है इसमें। एक रिंग जो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम सकती है, दूसरी रिंग जो
हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घूम सकती है, तीसरी रेल किसी और एक्सिस के अबाउट घूम सकती है, कई नहीं हो सकती है। जनरली 3 होती है, 3 अलग अलग एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए। ऐसा की रिंग देखा होगा तुमने चला, एक रिंग उसके अंदर दूसरे रिंग बेयरिंग से कनेक्टेड, जिसको घुमा सकते हैं। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जायरोस्कोप। क्या काम आता है? शिप्स में होता है, एरोप्लेन्स में होता है, एंड इट इज यूज्ड फॉर स्टेबलाइजेशन। जब जहाज पानी पे चल रहा है, लहरों से उसे जो थपेड़े लग रहे हैं, इस तरह का अनबैलेंस क्रिएट होगा, इस तरह का अनबैलेंस क्रिएट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो जोर जोर से हिलने लगे, डामाडोल हो जाए, तो उसकी स्टेबिलिटी तो खत्म, उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो तो बहुत परेशान हो जाएंगे, सामान गिर जाएगा। ऐसे ही हवाई जहाज, डिफरेंट प्रेशर रीजन होते हैं और उसके कारण उसमें भी अनबैलेंस प्रोड्यूस होता है। बादल से निकलने पर, लो प्रेशर रीजन से निकलने पर उसमें भी अनबैलेंस प्रोड्यूस होता है, और वो भी दोनों तरह का। तो बैलेंसिंग जरूरी है। तो बैलेंसिंग किसकी मदद से करते हैं? इन दोनों में ही लगा होता है जायरोस्कोप। और वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? क्वेश्चन तुमने जरूर किया होगा कि हेलीकॉप्टर में 2 पंखे क्यों होते हैं? एंगुलर मोमेंटम रोटेशन डायनेमिक्स में जब पढ़ रहे थे कि हेलीकॉप्टर में 2 पंखे क्यों होते हैं, अगर एक पंखा ही हो तो क्या हो जाएगा? हेलीकॉप्टर खुद घूमना शुरू कर देगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दैट फैन। पंखा क्लॉकवाइज घूमेगा तो हेलीकॉप्टर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। उसको रोकने के लिए दूसरा पंखा लगाना पड़ता है, चाहे पूंछ में लगाए। तो ये हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किया हेलीकॉप्टर में। सिमिलरली सोच कर देखो, जहाज इधर हिल रहा है और अगर उसके अंदर एक डिवाइस लगा रहे हैं जो इस तरह से रोटेट कर रहा है कि जहाज उधर नहीं हिल पाए, लहर के कारण उसको जहाज को इधर से झुकना है, और हमने एक डिवाइस लगा दिया जिसकी वजह से जहाज को ऊपर उठना है, वहां से बैलेंसिंग हो गई, अब नहीं झुकेगा। तो ये डिवाइस वही होता है जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है और जिसका नाम होता है जायरोस्कोप। तो जायरो वर्ड से 3-4 चीजें मैंने लिंक कर दी, अब भूलने वाले नहीं हो तुम इसको। तो जायरो मैग्नेटिक रेशन 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क। और आगे चलते हैं इसमें। हमने देखा कि ऑरिजिन है, ऑर्बिटल मोशन है, स्पिन। इसमें अगर डेप्थ में जाए तो और डिटेल आ जाती है, पर हमारे सिलेबस में नहीं। स्पिन के कारण कैसे डेवलप होता है, ऑर्बिटल मोशन के कारण कैसे डेवलप होता है, कितना डेवलप होता है, एक्स्ट्रा डिटेल और आ जाती है, हमारे सिलेबस में नहीं। हमें बस इतना ही जानना है कि 2 कारण है और उसमें किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? स्पिन का। अब हम कैलकुलेशन करेंगे किसी करंट कैरिंग लूप, कॉइल या सोलेनॉइड, इसके कारण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा उसकी कैलकुलेशन करेंगे। जिसमें प्रीवियस एक हमने जो डेरिवेशन किया था उसको डायरेक्टली यूज करेंगे। एक डेरिवेशन हमने किया था करंट कैरिंग लूप के कारण उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, म्यू 0 I a square upon twice of a square plus x square to power 3/2। इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। of a current carrying loop oblique coil oblique solenoid तीनों के लिए जो मेथड है वो मेथड सिमिलर है। कॉइल और लूप वो तो हम कर ही रहे हैं, अगर सोलेनॉइड भी हो तो पॉसिबल है सेम मेथड से डिराइव कर सकते हैं, बस मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। कॉइल के कारण क्या होता है, जो मैंने अभी बोला, उसमें n आएगा, लूप के लिए n नहीं आएगा, और सोलेनॉइड के लिए म्यू 0 ni हो जाता है, चेंज हो जाता है एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का। तीनों में अंतर क्या है? लूप है तो सिंगल टर्न है, कॉइल है तो मल्टीपल टर्न्स है, और सोलेनॉइड है तो ये जो टर्न्स है ये फैले हुए हैं।
सॉल्वेंट के सारे टर्म्स को कंप्रेस करके एक ही प्लेन में ले आओ तो क्या बन गया? प्लेन कॉइल। दिस इज द डिफरेंस। तो उसके लिए एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है। उसमें लिखोगे वी नो दैट, डाइपोल मोमेंट निकालोगे किसके लिए? जो डाइपोल होगा उसके लिए निकालोगे। तो पहले हमें बताना पड़ेगा कि हाँ ये डाइपोल है। वी नो दैट a current carrying loop oblique coil oblique solenoid behave as a magnetic dipole. Behave as a magnetic dipole. कैसे पता चला? Comma as the end, the end. Picture के लास्ट में था the end. From seeing which, इधर से देखने का. From seeing which, the current seems to flow clockwise. Current seems to flow clockwise. Behaves as, कौन से पोल की तरह एक्ट करेगा? एस और एन बनाए थे तुमने? साउथ पोल। behaves as south pole, while the other end from seeing which current seems to flow anti-clockwise. Current seems to flow anti-clockwise. Behaves as north pole. Behaves as north pole. Comma. So we can calculate its magnetic dipole moment. We can calculate its magnetic dipole moment as described below. As described below. Dash लगा. Paragraph change करो. We know that for a current carrying loop, the magnetic field at a point situated on its axis, is given by B equal to mu 0 I A square upon twice of A square plus X square raised to power 3/2. इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर इस डेरिवेशन में। अब मान लो मैं इसमें एरिया इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पाई से डिवाइड कर देता हूँ, इससे पाई ए स्क्वायर को एरिया लिख पाऊँ। पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से डिवाइड किया, इट बिकम्स म्यू 0 I A अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2। तुम्हें याद हो तो हमने जब इलेक्ट्रिक डाइपोल्स पढ़े थे तो सारे डेरिवेशन निकाले थे शॉर्ट डाइपोल के। हमने असम्पशन लगाया था डाइपोल इज शॉर्ट लास्ट में, और फिर जो L cos थीटा या L था उसको R के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर दिया। हमारे सिलेबस में सिर्फ शॉर्ट डाइपोल है, मैग्नेट में भी शॉर्ट डाइपोल के लिए हमको एक्सप्रेशन निकालना। तो अगर ये डाइपोल शॉर्ट डाइपोल है तो कैसा होगा? ये जो लूप है ये होगा बहुत छोटा, रेडियस बहुत कम, और जो डिस्टेंस है x ये बहुत ज्यादा है। तो x के कंपैरिजन में a नेग्लिजिबल है, उसको नेग्लेक्ट कर दो। बट और शॉर्ट डाइपोल a less than x,
So neglecting it. तुम्हें ये डाउट तो नहीं आ रहा कि यहाँ क्यों नहीं नेग्लेक्ट किया, यहाँ पर ए स्क्वायर आ रहा था। यहाँ नेग्लेक्ट करोगे तो भी ए स्क्वायर को नहीं हटा सकते हो, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में, जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में उसी को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तुमने किसी को 100 रुपए उधार दिए, अब वो बोलता है कि मेरे पास जो है 10 रुपए कम है, तुमको भी कोई बात नहीं, 90 रुपए वापस दे दो। वो कहते हैं कि मैं तुमने जो भी क्वांटिटी मुझे उधार दी थी मैं उसको बस 0.1 से मल्टीप्लाई करके लौटा सकता हूँ। तुम बोलोगे नहीं, पूरे चीज तो 0.1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 10 रुपए मिलेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में नेग्लिजिबल होने पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में नेग्लेक्ट कर सकते हो। उसको नेग्लेक्ट करते एक्सप्रेशन मॉडिफाई हो गया, एक्सप्रेशन हो गया b इक्वल टू mu 0 I k अपॉन 2 pi x क्यूब। फिर हमने एक कांस्टेंट पढ़ा था, मैग्नेटिक कांस्टेंट कैपिटल K सबस्क्रिप्ट m km mu 0 अपॉन 4 pi। इसका मतलब mu 0 अपॉन 2 pi को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ km, बाकी क्या है IA अपॉन क्यूब। कॉइल की कंडीशन भी लगा देते हैं इसमें, फॉर कॉइल हैविंग कैपिटल N टर्न्स, फॉर कॉइल हैविंग कैपिटल N टर्न्स B इक्वल टू 2 कैपिटल KM NIA अपॉन x क्यूब। कुछ सिमेट्री महसूस हो रही, सिमेट्री दिखाई दे रही है। ऐसा एक्सप्रेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं पढ़ा डाइपोल के लिए, तुमने पढ़ा था डाइपोल की एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर 2k यहाँ पे आता है p अपॉन x क्यूब। सीधे हम उससे कंपेयर करते हैं और एनालॉजी से जो p था वहां पर उसकी जगह NiA आ रहा है, तो इस NiA जो क्वांटिटी है इसको हम डिफाइन कर देंगे एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो लिखोगे नाउ कंपेयरिंग दिस एक्सप्रेशन, नाउ कंपेयरिंग दिस एक्सप्रेशन विद corresponding expression for electric dipole with corresponding expression for electric dipole, that is E subscript axis 2 small k p upon r cube। r की जगह एक्सिस से कोई फर्क नहीं पड़ता, x क्यूब भी लिख सकता हूँ। अगर मान लो एक्सिस पर डिस्टेंस को मैं x से दिखा रहा हूँ, मैं x क्यूब लिख सकता हूँ। we may write NiA as mu the physical quantity called magnetic dipole moment, mu comma the physical quantity called magnetic dipole moment। तो ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NiA। अगर तुमसे कहें सोलेनॉइड के लिए पता करो तो तुम यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनॉइड के एक्सिस पर जितना होता है वो लिख दोगे और उसको कंपेयर करके ऐसा फॉर्मेट निकालने की कोशिश करोगे। इसको ऑलरेडी मैंने पहले यूज कर लिया था, m mu इक्वल टू I अभी यूज किया था थोड़ी देर पहले, तो ये यहां से आया, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। बचे हुए जो और डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो डेरिवेशन थे उससे हम सीधे एनालॉजी से इसके लिए निकाल देंगे, कंपैरिजन करके।
एक टेबल भी बनी हुई है एनसीईआरटी में, उसी तरीके की टेबल में तुम्हें बनवा रहा हूँ, तो इसके आगे लिख सकते हैं सिमिलरली we can write other expressions for a magnetic dipole taking analogy with electric dipole as करके डैश लगा दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म तो कॉलम बना दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इनटू 2L, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं इधर एक्सप्रेशन लिखूंगा तो एक एक्सप्रेशन तो है म्यू इक्वल टू Ni है, पर ये किसके लिए, लूप के लिए या कॉइल के लिए। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं किसी बार मैग्नेट के लिए लिखता हूं तो बार मैग्नेट में एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं और उस टर्म को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। जैसे कि Ni हमने लिखा है यहाँ पर, ये तो किसके लिए आ गया, लूप के लिए आ गया। लूप की बजाय अगर ये बार मैग्नेट है, यहाँ तुमने देखा था नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, तो इसके लिए एक टर्म और डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ कॉरस्पॉन्ड्स टू चार्ज। जो रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q का है वही रोल मैग्नेटिज्म में Q सबस्क्रिप्ट m का है। कभी कभी इसको सिंबल स्मॉल m से भी दिखाते हैं, तो म्यू कितना हो जाएगा, Qm इनटू 2L। इस पोल की स्ट्रेंथ Qm, अगर ये साउथ पोल है तो माइनस Qm और ये नॉर्थ पोल है तो प्लस Qm। नेगेटिव कॉरस्पॉन्ड्स टू साउथ पोल, पॉजिटिव कॉरस्पॉन्ड्स टू नॉर्थ पोल, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L। तो नई क्वांटिटी हमने डिफाइन की पोल स्ट्रेंथ। सिमेट्री से एक्सप्रेशन लिखा, रेफरेंस साइड पे कुछ और डिटेल में हम चला सकते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं फिर यहाँ पे वापस लौटें, क्योंकि म्यू के लिए एक्सप्रेशन तो लिख दिया, इसके ऐसा यूनिट हमने भी डिस्कस नहीं की, तो ऐसा यूनिट वगैरह भी डिस्कस करनी होगी, डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। अगला एक्सप्रेशन जो तुमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पे लगता है टॉर्क। सिमिलरली किसी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर तुमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, कुछ एंगल बनाते हो तो उस पे भी लगेगा टॉर्क। P के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है म्यू, E के कॉरस्पॉन्डिंग P, म्यू क्रॉस P। बस ध्यान ये रखना है कि वो जो एंगल बनेगा साइन थीटा थीटा वो किससे बनेगा, अगर वो बार मैग्नेट है तो ठीक है, बार मैग्नेट के एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा, और अगर वो कॉइल लूप में से कोई है तो कॉइल या लूप के प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल परपेंडिकुलर के साथ। याद आ रहा होगा कि रिसेंटली हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वो जो थीटा होता है किसके साथ होता है, परपेंडिकुलर। फिर हमने पढ़ा था वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट ए डाइपोल फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन।
मैं जनरल एक्सप्रेशन अगर लेता हूं तो θ1 से θ2 और ये वर्क डन था PE cos θ1 minus cos θ2। हमने तैयार किया था PE1 minus cos θ स्टेबल इक्विलिब्रियम से घुमा रहे हैं, ये जनरल एक्सप्रेशन। सिमिलरली यहां पर आ जाएगा MB cos θ1 minus cos θ2। फिर तुमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E यहां आ जाएगा। ये मैंने गलत लिख दिया क्योंकि मैं क्या पहले m नोटेशन यूज करता था, म्यू म्यू भी, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो म्यू, यू आ जाएगा माइनस म्यू डॉट पी। फिर हमने देखा था डाइपोल के लिए तो 7 डेरिवेशन किया था तुमने। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक्सियल पोजीशन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पोजीशन में आया था वो आया था 2kp अपॉन r क्यूब की जगह x क्यूब यहां पर आएगा, जो अभी कैलकुलेट किया 2km म्यू अपॉन x क्यूब। तुम चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, डायरेक्शन भी मैच करेगी। जो म्यू की डायरेक्शन होती है वो किधर से किधर होती है वो भी डिस्कस करके डायरेक्शन पे डिस्कस नहीं की। वहां पर p की डायरेक्शन होती थी नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहां म्यू की डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ। इक्वेटोरियल पोजीशन में इसका आधा कन्वेंशनल है तो माइनस kp अपॉन x क्यूब। सिमिलरली यहां पर भी इक्वेटोरियल पोजीशन में इसका आधा माइनस कैपिटल K म्यू अपॉन x क्यूब। बस एक क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच गई, जो माइनस kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर था। मैग्नेटिक पोटेंशियल हम डिस्कस नहीं करते, हालांकि मैग्नेटिक पोटेंशियल हो सकता है या होता है, पर मैग्नेटिक पोटेंशियल की हमें कहीं पर भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तुम देखोगे पूरे एक्सप्लेन पूरे चैप्टर्स में कहीं पर भी मैग्नेटिक पोटेंशियल नहीं यूज करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने यूज किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज किया, पर मैग्नेटिक पोटेंशियल को हम नहीं पढ़ते। तो ये लिस्ट तैयार हो गई सिमेट्री से। सारे फॉर्मूले ऐसे कैसे तुम यूज कर सकते हो। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड आता है, तुमको डिराइव करने को नहीं बोलते मैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिराइव करवाते हैं, मैग्नेटिज्म में सीधे न्यूमेरिकल डेटा देंगे और तुमको ये फॉर्मूला लगाकर रिजल्ट निकालना होगा। तो एनालॉजी से ये फॉर्मूले तुमको तैयार करना। अब वापस लौटते हैं, वहां कुछ डिटेल अधूरी रह गई थी ना, तो हमने यूनिट डिस्कस की ना डायरेक्शन। तो हेडिंग लगाओगे वापस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे म्यू इक्वल टू NI ऐसा यूनिट की बात करें। आई को नापा एम्पियर में तो यूनिट लेस है, एरिया को मीटर स्क्वायर में तो क्या बन गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। It is a vector quantity. It is a vector quantity directed from south pole to north pole. यानी कि उस एंड से, जिस एंड से देखने पर करंट क्लॉकवाइज फ्लो होती हुई दिख रही है, उस एंड की तरफ जिस एंड से करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती हुई दिख रही है।
ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल तो किसके लिए सही है? बार मैग्नेट के लिए सही है। कॉइल के लिए कैसे बोलेंगे? द एंड फ्रॉम सी व्हिच करंट सीम्स टू फ्लो क्लॉकवाइज टुवर्ड्स द एंड फ्रॉम सी व्हिच करंट सीम्स टू फ्लो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे इस पे क्वेश्चन जो बोर्ड में 3 बार पूछा जा चुका है वो ये है, तुमसे बोलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, नेम द फिजिकल क्वांटिटी having SI unit joule per Tesla, state whether it is scalar or vector, and if it is vector then give its direction also। तो क्या तुम बता सकते हो जूल पर टेस्ला? जूल टेस्ला, तो इसके ऐसा यूनिट तुम लिखोगे आल्सो जूल पर टेस्ला, इसे भी यूज करो। इसमें कंटिन्यू करो, नीचे लिखोगे फॉर ए बार मैग्नेट, फॉर ए बार मैग्नेट हैविंग पोल स्ट्रेंथ Q subscript M and effective length जैसे मैग्नेटिक लेंथ को मैग्नेटिक लेंथ भी बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं, और ये कौन सी लेंथ होगी? 2 small l and effective length 2 small l, choice of small l, mu equal to qm into 2l। 2l है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे थे तो 2l को हमने क्या माना था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसका डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में? प्लस q का माइनस q के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या होगा? नॉर्थ पोल का डिस्प्लेसमेंट साउथ पोल के रिस्पेक्ट। ठीक, इस पर कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। तो ऐसा यूनिट लिखते हैं पहले तो qm इक्वल टू mu अपॉन 2l। इसको नापा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में, इसको नापा मीटर में, तो ऐसा यूनिट क्या बनेगी? 1 मीटर कट गया, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर पर मीटर, 1 मीटर कट गया तो बचा एम्पियर इनटू मीटर। तो तुमसे एक सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन करेंगे। ये मैग्नेट है, इसको बीच में से ऐसे काट दें, इनिशियली अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू था, पोल स्ट्रेंथ QM थी, तो फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट बताओ और पोल स्ट्रेंथ बताओ। पोल स्ट्रेंथ किसके कारण से? ये जो एटॉमिक डाइपोल्स का अलाइनमेंट तुम देख रहे हो, किनारे पर जाकर सारे नॉर्थ इकट्ठे हो गए, इनकी वजह से पोल की स्ट्रेंथ है। ये सारे साउथ इकट्ठे हो गए, इनकी वजह से पोल की स्ट्रेंथ है। अगर मैग्नेट को बीच में से इस तरह से काटते हैं तो पोल स्ट्रेंथ पर कोई असर नहीं होता, तो फाइनल पोल स्ट्रेंथ QM ही रहेगी। पर क्योंकि लेंथ आधी रह गई, 2l की जगह l रह गया, तो म्यू कितना हो जाएगा? म्यू बाय 2। न्यूमेरिकल डेटा के टर्म्स में बात करें, तुमसे बोला एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो है 80 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको बीच में से ऐसे तोड़ दिया, हर टुकड़े का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना रह जाएगा? 40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन में तुमसे पूछते हैं कि ये जो मैग्नेट है इसको लॉन्गिट्यूडनली तोड़ा। लैंग्वेज में जब बात करेंगे तो इसको बोलेंगे लेटरल डायरेक्शन या ट्रांसवर्स डायरेक्शन। वर्ड यूज करते हैं ट्रांसवर्स या लेटरल। परपेंडिकुलर टू द लेंथ के लिए वर्ड यूज किया जाता है लेटरल और ट्रांसवर्स, और अलोंग द लेंथ के लिए लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनली तोड़ा तो इनिशियली मैग्नेटिक मोमेंट था म्यू, पोल स्ट्रेंथ थी QM,
तो फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट और पोल स्ट्रेंथ क्या होगी? आधे पोल ऊपर रहेंगे, आधे पोल नीचे। पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी? आधी। और मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ आधी हो गई इसलिए आधा होगा। लेंथ तो पूरी, और पोल स्ट्रेंथ आधी होगी और मैग्नेटिक मोमेंट होता है Qm into 2L। अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया है तो तुम्हें तीसरे सवाल का जवाब देना है। मैग्नेट को बेंड कर दिया, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की जो रेडियस है स्मॉल आर, एंड स्मॉल आर इज नॉट गिवन टू यू, तो तुमने मान लिया, ऐसे मान लो। तुम्हें बताना है अगर इनिशियली क्या था, इनिशियली था म्यू, तो इसका फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। In terms of mu only, because R तो है ही नहीं, दिया हुआ ही नहीं, given data के terms, mu के terms में बता। Your answer should be only in terms of mu. Mu है 2 by, this correct answer, mu by 2 by। चेक करते हैं क्या पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज आएगा? पोल स्ट्रेंथ रिमेन Qm। म्यू कितना था? म्यू था Qm into 2L, ये था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज हो गया, इट बिकम्स 2r। अगर ये r है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया 2r। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, साउथ और नॉर्थ के बीच की डिस्टेंस। पाई आर नहीं लेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब r की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैंने कैलकुलेशन की कि 2L को मोड़कर हमने पाई आर बनाया, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो मैं r की जगह क्या लिख सकता हूं? 12 by पाई। तो r की जगह मैंने लिखा 12 by पाई। तो Qm into 12 को क्या लिखूंगा? म्यू। Qm into 12 को मैंने लिखा म्यू, तो मुझे मिलता है 2 म्यू अपॉन पाई। तो थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे। करेक्ट आंसर इज 2 म्यू अपॉन पाई। ऐसे मोड़ दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 2 म्यू अपॉन पाई। क्लियर? जो न्यूमेरिकल डिटेल थी इस चैप्टर में वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है जिसको तुम एंजॉय कर सकते हो। इसमें लिखोगे आवर अर्थ, दी अर्थ भी लिख सकते हो, आवर अर्थ भी लिख सकते हो, डिपेंड्स। तो कितना अपना समझते हो। आवर अर्थ बिहेव्स as if, जैसे as if is powerful magnet, a strong magnet is built, as if a strong magnet is built within it, इसके अंदर एक strong magnet हो, within it, whose north pole is towards geographic south, whose north pole is towards geographic south,
जब लैंग्वेज में क्या लिख रहे हैं, नॉर्थ है साउथ की तरफ, और डायग्राम में क्या बनाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ। कन्वेंशन तो तुमने लिखा whose north pole is towards geographic south and vice versa। अंग्रेजी में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं vice versa, जिससे थोड़ी लैंग्वेज बच जाती है, यानी नॉर्थ साउथ में तो साउथ नॉर्थ। अब ये कैसे पता चला हमको कि अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं? प्रूफ ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। किन बातों से हम ये अंदाजा लगा पाए? इसमें एक नंबर का क्वेश्चन पहले आया करता था तुमसे पूछे व्हाट इज सॉलिड प्रूफ, अकाट्य प्रमाण क्या है इस बात का, सॉलिड प्रूफ। तो बोलते हैं हमें जो है न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट करते हैं। किसी मैग्नेट को लेकर जब उस मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस प्लॉट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंपास नीडल की मदद से, तो उसके आसपास कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, और वो तभी पॉसिबल है जब कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड उसको कैंसिल कर दे। तो ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड किसका है? अर्थ। तो जो न्यूट्रल पॉइंट्स का मिलना है वो इस बात का पुख्ता प्रमाण, अकाट्य प्रमाण, पुख्ता सबूत है कि हाँ अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो, हमने ऑब्जर्व किया फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रोकता है। ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट always stays along north south direction, always stays along north south direction। ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि उसका नॉर्थ जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ से अट्रैक्ट होता है, इसलिए वो घूमकर अलाइन हो जाता है। तीसरा पॉइंट, an iron piece, लोहे का टुकड़ा, an iron piece buried, जमीन में गाड़ दिया, buried deep inside the earth, buried deep inside the earth becomes a magnet, magnet बन जाएगा, becomes a magnet after a long span of time, after a long span of time, SPAN, span। तो इसमें एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखेंगे तो बनेगा an iron piece buried deep inside the earth along NS direction। अगर नहीं लिखा है तो लिखोगे along NS direction, buried deep inside the earth के बाद आ जाएगा along NS direction, बीच में along NS direction। क्या ये बात सही है? ऐसा होता है? तो ऐसा होता है तो फिर जो पटरियां नॉर्थ साउथ में रन कर रही है सब मैग्नेट बन चुके होंगे, काफी लंबा टाइम हो गया। अच्छा तुमने बोला गहराई में नहीं है, ठीक है, तो गहराई से तुम क्या समझते हो? गहराई कैसे नापी जाती है? जो पटरी ऐसे प्रदेश में है जो समुद्र तल से नीचे है, गहराई कैसे नापते हैं? समुद्र सी लेवल, समुद्र तल से नीचे है तो क्या वो अर्थ के अंदर नहीं, बड़ी डीप इनसाइड द अर्थ नहीं बोलेंगे उसको? जमीन मिट्टी में जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? मान लो कोटा जो है समुद्र तल से नीचे है सपोज, तो ऐसे ऐसे नहीं है, कहां पर है? दक्षिण के पठार पर है, पठार पर। मान लो नीचे है, तो ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये जो बीम तुम्हें दिख रहा है, ये समुद्र तल से नीचे है, और नीचे भी ऐसे बीम पड़े हुए हैं, बहुत सारा लोहे का सरिया है इसमें। वो सारा लोहा, इस बिल्डिंग को काफी टाइम हो गया बने हुए, तो सारा सरिया लोहा क्या हो जाना चाहिए था?
मैग्नेट। तो देखो तुम्हारे जो बेंच है वो चिपक तो नहीं रहे नीचे, उठा करके लोहे की बेंच है ना, देखो ओरिजिनल वेट ही है या एक्स्ट्रा वेट महसूस हो रहा है, चिपक तो नहीं रहे नीचे, क्योंकि नीचे भी बहुत सारा सरिया है। तो क्या वास्तव में मैग्नेटाइज होते हैं या नहीं होते? तो यहाँ पे तुम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने जा रहे हो। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ फैमिलियर फेस है जो सड़क पे चल के आ रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ फैमिलियर फेस है। जब पास में आकर देखा तो पता चला नहीं कोई और है। दूर से देखते हैं हम चीज, स्केल का अंतर पड़ जाता है पास से दूर से। ये जो मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा है, ये कौन डेवलप कर रहा है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अगर हो रहा है डेवलप तो किसके कारण हो रहा है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस ऑर्डर का है? 10⁻⁵ टेस्ला। जब वो डेवलप करेगा तो क्या वो अपने से ज्यादा डेवलप कर देगा? इंड्यूस्ड चार्ज कैन बी ग्रेटर देन इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कैन बी ग्रेटर देन इंड्यूसिंग मैग्नेटिज्म। नो, अपने से कम ही करेगा या मैक्सिमम अपने बराबर। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। तो सोचो हाथ से पता चल जाए, जैसे कई बार तुम बोलते हो हाथ छूकर बुखार है या नहीं पता लगाने की कोशिश करते हो, तो कई बार हमारे सेंसेस गलत हो जाते हैं, थर्मामीटर से ही नापना पड़ता है, एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो अगर उस मैग्नेटिक फील्ड का तुम पता लगाना चाहते हो खुद महसूस करके, तो हम नहीं पता लगा सकते, हमारे अंदर उतनी एबिलिटी नहीं है और इतना फोर्सफुल लगा नहीं रहा, क्योंकि बहुत ही वीक मैग्नेट है। तो ऐसे सिचुएशन में उसका पता लगाने के लिए क्या चाहिए? सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। तुम्हारे लेवल पे वो कहां से आएगा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट? स्मार्टफोन में एक ऐप होता है मेटल डिटेक्टर, ऐसे ही और किसी नाम से भी होता है, पर वो मेटल डिटेक्टर बेसिकली करता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड नापता है। और अगर उसका स्केल देखोगे तो किस ऑर्डर का मैग्नेटिक फील्ड नाप सकता है? माइक्रो टेस्ला के ऑर्डर। तो ये जो माइक्रो टेस्ला के ऑर्डर का मैग्नेटिक फील्ड नाप सकता है, जो भी उसमें सेंसर लगे उनकी मदद से, तो तुम पता लगा सकते हो, उससे पता लगा सकते हो स्मार्टफोन से। तो क्या करो, तुम्हारे पुराने दादाजी का जो घर था, पुराना घर जो था दादाजी का, पुराना घर गांव में, वहां पर जाओ और खजाने की खोज करो, कई दीवारों में, कई जगह दबा हुआ नहीं। तो वहां पर तुम्हें कंफ्यूजन कैसे होगा? कंफ्यूजन ऐसे होगा कि इस ऐप से जब तुम चेक करोगे तो जहां लोहे की जो जितनी भी चीजें होंगी जो इतने पुराने समय से वहां लगी हुई है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो चुका है, वो मैग्नेटाइज हो चुकी है, तो उनके आसपास जब लेकर जाओगे तो ये क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड बताएगा कि वहां पर ज्यादा है, वो इंडिकेट करेगा। तो मैग्नेटाइज होते हैं, पर उस मैग्नेटिज्म को डिटेक्ट करने के लिए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए। और इसमें कई मिसकंसेप्ट बनते हैं, कई मिसकंसेप्ट ऐसे बनते हैं, बचपन में ऐसे बोला जाता था सिक्का पटरी पे रख दो क्रेन निकल जाएगी, वो सिक्का मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, ऐसे बोला जाता है। मैंने चेक किया, जब मैं तुम्हारे बराबर है तुमसे छोटा था जब चेक किया, अलग अलग सभी तरह के सिक्के रखे, पर उस समय तो जो सिक्के आते थे 5-10 पैसे के जो आते थे, 20 पैसे का, वो एल्यूमिनियम के होते थे। अब एल्यूमिनियम से मैग्नेट बन नहीं सकता। दूसरा जो 50 पैसे 25 पैसे 1 रुपए का सिक्का आता था, वो नॉन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था, वो मैग्नेट में नहीं चिपकता था, तो उससे भी मैग्नेट नहीं बन सकता था, मैग्नेट नहीं बना। आज के टाइम तुम ट्राई कर सकते हो, वो जो सिक्के आ रहे हैं वो लोहे के सिक्के आ रहे हैं, यानी वो मैग्नेट पर चिपकते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो एक फैक्ट और है, अगर तुम ट्राई करोगे तो ऐसे भी बोला जाता है कि किसी आयरन बार को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखकर रेगुलर हैमरिंग करो तो इसलिए मैग्नेटाइज हो जाती है, उसमें एटॉमिक डाइपोल्स का अलाइनमेंट हो जाता है। जैसे गिरने की वजह से डिसअलाइनमेंट होने से डीमैग्नेटाइज होती है, वैसे ही रेगुलर हैमरिंग से, एक रिदम में हैमरिंग से अलाइनमेंट हो जाता है और वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर तुम सिक्के को पटरी पर रखते हो तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन ये होगा 2 या 3 पहिए निकल पाएंगे, सिक्का उछल के नीचे आ जाएगा। तो बेटर है च्युइंग गम से चिपका दो उसको,
अब कई पहिए उस पे से गुजरेंगे, कौन सा सिक्का है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का है। कई पहिए जब गुजरेंगे तो रेगुलर वे में उसकी हैमरिंग होगी, तो पॉसिबल है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाए और उसको तुम सिंपली डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने इंड्यूस किया है। उसको डिटेक्ट कैसे करोगे? स्मार्टफोन। यानी तुम्हें एप्रोप्रिएट डिवाइस चाहिए। बोलोगे मम्मी से जाके, पापा से जाके, हमको स्मार्टफोन चाहिए चाहिए, सर ने बोला है मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करना है, मेरा नाम लगा दो। तो इस तरह से हमें पता चला कि अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। अब सवाल उठता है ये आई कहां से है, और ये आई कहां से? अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी। तुम भी अपनी एक थ्योरी जनरेट कर सकते हो। जो कुछ अभी तक पढ़ा है उसमें तुमने सीखा है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो किसके कारण होगा? बिकॉज़ ऑफ मूविंग चार्ज। तो तुम ढूंढ सकते हो, सोच सकते हो अर्थ पे मूविंग चार्ज कहां-कहां पर है। तो जहां-जहां मूविंग चार्ज है उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो सकता है। तो तुम उसके बारे में सोच सकते हो। अलग अलग साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी, मैं पूरा भी डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले विलियम गिलबर्ट साइंटिस्ट का नाम था, पहले तो तुमने सुना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। विलियम गिलबर्ट वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले कन्वेंशन दिया था चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, रेजोनेंस एंड बिटरेस। पर उसको मान्यता नहीं मिली। रिकॉग्निशन किसको मिला? बेंजामिन फ्रैंकलिन को, कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो उसने कन्वेंशन दिया था। विलियम गिलबर्ट ने बोला अर्थ के सेंटर पर एक पावरफुल मैग्नेट है, ये उसने बोला। और उसकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, फेल हो गई। रीजन वो ये नहीं बता पाया कि ये पावरफुल मैग्नेट आया कहां से, और अगर अभी आ गया तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन कैसे कर पा रहा है, क्योंकि अर्थ के सेंटर पे तो टेंपरेचर बहुत ज्यादा है। इतने हाई टेंपरेचर पर वो मैग्नेटाइज कैसे रह पा रहा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो ये नहीं समझा पाया कि कैसे अर्थ के मैग्नेट के मैग्नेटिक पोल्स की पोजीशन एक निश्चित टाइम के बाद एक रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर वो जो है चेंज हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जब डायनासोर्स की प्रजाति खत्म हुई थी पृथ्वी पे से, उस समय नॉर्थ में नॉर्थ और साउथ में साउथ हुआ करता था। अलग अलग बुक्स में थोड़ा डिफरेंट डेटा है। लगभग ऐसा पता चलता है कि लगभग 10,000 साल में पोल्स की पोजीशन एक बार रिवर्स हो जाती है। तो उसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाया, उसकी थ्योरी फेल हो गई। अगली थ्योरी आई ग्रोवर की, गुलशन ग्रोवर नहीं था, ग्रोवर की थ्योरी आई और उसने ये बोला कि अर्थ की सरफेस पर जो कुछ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिखरे हुए हैं वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और उनको मैग्नेटाइज करने के लिए कौन रिस्पांसिबल है? एयर करंट्स। जैसे हमने पढ़ा, एक एग्जांपल मैंने बताया था तुम्हें कि एक आदमी अपने घर के बाहर लकड़ी की टेबल पर एक मेटल की शीट रख देता है, कैपेसिटर पड़ा देता। अगले दिन सुबह उठकर छूता है तो उसको शॉक लगता है। तो चार्ज किसकी वजह से आया? एयर फ्रिक्शन। ऐसे जितने भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस अर्थ की सरफेस पर पड़े हैं, और ये जो हवा चलती है कौन कौन सी चलती है? मानसून हवा चलने से आता है, ट्रेड विंड्स चलती हैं, फिर जल पवन और थल पवन, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, इन सब के कारण फ्रिक्शन की वजह से ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चार्ज हो जाए। और मान लो फेरोमैग्नेटिक नहीं है तो भी चार्ज हो जाएगा, जो भी कंडक्टिंग सब्सटेंस है, और चार्ज हो गया, अर्थ घूम रही है तो ये चार्ज भी घूम रहा है, मूविंग चार्ज है तो क्या प्रोड्यूस कर देगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो सकता है वो क्वांटिटी में बहुत ही कम हो सकता है, जबकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उससे कहीं ज्यादा पाया गया है। तो इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। तो ये कुछ अलग अलग थ्योरीज आई। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल व्यू क्या है? तुम्हारा कोई व्यू है तो तुम बता दो, फिर मैं तुम्हें बताया था मोस्ट एक्सेप्टेबल। हाँ, अर्थ के कोर में या क्रस्ट पर? अर्थ के कोर में जो मॉल्टन मेटल्स हैं वहां पर मेटल्स है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आयंस भी हैं, और वहां पर एक सेल्फ एक्साइटेड डायनामो बन जाता है, वो सेल्फ एक्साइटेड डायनामो। वहां जो सेमी फ्लूइड है ये घूमता रहता है। अर्थ घूमेगी तो ये भी घूमेगा। कैसे घूमेगा वो तो अंदाजा लगा सकते हो, भगोनी में पानी भरो, भगोनी को घुमा दो। अब भगोनी पर जो चींटी बैठी है उसकी आंख से देखो पानी कैसा दिखेगा? घूमता हुआ, रिलेटिव मोशन।
तुम भगोनी पर बैठ गए फिर वहां से देख रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन पानी होता है। तो वो सेमी फ्लूइड घूम रहा है, अर्थ घूम रही है, उसमें भी रिलेटिव मोशन डेवलप हो जाता है, विस्कस ड्रैग के कारण हो जाता है, मोशन है और रिलेटिव है, मतलब सेम स्पीड से नहीं घूमेगा। तो चार्ज घूम रहा है तो उसके कारण क्या होगी, करंट, और करंट आए तो मैग्नेटिक। तो एक तो कारण ये माना जाए। और कहां अर्थ पर चार्ज है, आयनोस्फीयर में, आयन से। आयनोस्फीयर कैसे बना, कॉस्मिक रेज आ रही है, कहां से आती है कॉस्मिक रेज, कॉस्मोस से आती है। कॉस्मोस क्या होता है, यूनिवर्स, यूनिवर्स का सिनोनिम है कॉस्मोस। तो सन एंड अदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स से कॉस्मिक रेज आए। हाँ भाई बताओ, जो बात कर रहे हो ना तुम बताओ, कॉस्मिक रेज कहां से आती है, खड़े हो, तुम ही बात कर रहे हो और तो कोई नहीं कर रहा, खड़े हो। अरे तुम भी बात कर रहे थे क्या, मैं तो पीछे वाले को देख रहा हूं, तुम तो सीधे देख रहे हो, ज्यादा बदमाश देख रहे हो, चलो खड़े। अरे बताओ, मैं जो पूछ रहा हूँ कॉस्मिक रेज कहां से आती है, तो ये सावधानी हट गई, फोकस तुम्हारा डाइवर्ट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते कॉस्मिक रेज सन से आती है, तो खाली सन से नहीं आती है, अदर पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स वहां से भी आती है, वो भी कॉस्मिक और बहुत एनर्जेटिक है, इनमें बहुत सारी एनर्जी है। जब ये आके एटम्स एंड मॉलिक्यूल से टकराती है तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनको आयनाइज कर देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी दे देती है, कितनी, -13.6। तो एनर्जी दे देती है आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर वो कौन से ऑर्बिट में, लोअर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये निकल जाते हैं, पीछे आयन छोड़ जाते हैं। अब आयन की डेंसिटी कहां पर ज्यादा होगी, जहां पे इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा ऊपर चले जाए एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर रेयर है, रेयर फाइट, वहां एटम्स एंड मॉलिक्यूल बहुत कम है, तो वहां आयंस बहुत ज्यादा नहीं होंगे। इंटरमीडिएट लेवल पे आओ, 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच, यहाँ पर काफी ज्यादा आयंस की डेंसिटी बन पाती है क्योंकि एटमॉस्फेयर डेंस है। फिर जब और नीचे आते हैं तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी तो बढ़ती है, पर नीचे आते आते कॉस्मिक रेज अपनी एनर्जी लूज कर चुकी होती है, तो नीचे भी आयंस कम, इंटरमीडिएट लेवल पे सबसे ज्यादा है, तो वहां पे क्या बन गया, आयन स्फीयर। अब तुम्हें एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट और बताना है, ये आयन स्फीयर जब अर्थ घूम रही है तो साथ में घूम रहा है या स्टेशनरी है, ओके, आयन स्फीयर स्टेशनरी मींस एटमॉस्फेयर भी स्टेशनरी है। जो लोग ये मानते हैं तो वो लोग एक काम करना, जहां पे तुम्हारे घूमने की इच्छा है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब पर स्पॉट करना उसको। मान लो तुम अमेरिका जाना चाहते हो, अब परेशानी है कि वीजा, पासपोर्ट और वहां जाने का, आने का टिकट, उससे बहुत कम खर्चे में मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ। तुम क्या करना है, हॉट एयर बैलून बना लो, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके बन जाएगा, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता। हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून में बैठकर उड़ो, 12 घंटे इंतजार करो, 12 घंटे इंतजार करो, एटमॉस्फेयर तो स्टेशनरी है, 12 घंटे एटमॉस्फेयर में रहो आराम से, तब तक पृथ्वी घूम जाएगी। जो अब तुम वापस नीचे उतरना, वापस नीचे उतरोगे तो कहां पर उतरोगे, अमेरिका में, पाताल लो। तो जब तक मन करे आराम से वहां रहना, खरीदारी करना, मन भर जाए वापस याद आए देश के तो वापस वहां से उड़ना, 12 घंटे इंतजार करना। Is it possible? इसका मतलब एटमॉस्फेयर भी साथ में घूम रहा है, और एटमॉस्फेयर घूम रहा है तो आयनोस्फीयर भी घूम रहा है, और आयनोस्फीयर घूम रहा है तो उसमें मूविंग चार्ज, और मूविंग चार्ज है तो मैग्नेटिक। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कुछ हिस्सा इस तरह से भी है, तो हम लिखेंगे सीधे मोस्ट एक्सेप्टेबल व्यू। 2 नंबर में तुमसे पूछा जाता, तो हेडिंग आएगा cause of Earth's magnetism, cause of Earth's magnetism। उसमें तुम डैश वाला लिखोगे, according to most acceptable view, according to most acceptable view, comma, some part of the Earth's magnetism, some part of the Earth's magnetism is due to
the conventional currents, due to the conventional currents set up in semi-fluid bracket में molten metals set up in semi-fluid bracket में molten metals bracket close inside the core of earth, inside the core of earth, due to its revolution, due to its revolution, revolution सही है या रोटेशन आना चाहिए? सोच लो, revolution तो ये होता है, तो सही करो वर्ड, due to its rotation, and some part is because of the motion of ions. Some part is because of the motion of ions present in ionosphere. Motion of ions present in ionosphere. जो पहला कारण तुमने लिखा है उसमें वो जो रेफरेंस साइड होती है पेज में कहीं पर लेफ्ट या राइट साइड में जहां भी जगह पहले कारण में एक एरो लगाकर लिखो सेल्फ एक्साइटेड डायनामो। अगर उस पूरे रीजन को 3 वर्ड में समझाएं तो 3 वर्ड में पहला कारण लिखा ना तुमने इनसाइड द मॉल्टन कोर कन्वेंशनल करंट्स, ये पहला कारण, और दूसरा कारण आयनोस्फीयर। तो पहले कारण में साइड में कहीं जगह एरो मार्क करके लिख दो सेल्फ एक्साइटेड डायनामो इफेक्ट, इफेक्ट में लगाओ 3 वर्ड तो सेल्फ एक्साइटेड डायनामो और चौथा इफेक्ट। तो इसको इस नाम से जाना जाता है। तुमसे अगर कभी पूछ ले व्हाट इज सेल्फ एक्साइटेड डायनामो इफेक्ट, दिस इज सेल्फ एक्साइटेड डायनामो इफेक्ट, अपने आप चलने वाला जनरेटर जो करंट बना रहा है। तो हमने पढ़ लिया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है। अब हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ना है, इसके एलिमेंट्स को पढ़ना है। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस रिक्वायर्ड है, तो वो कुछ डेफिनेशंस में तो मैं लिखवा रहा हूं, सब हेडिंग, सब डेफिनेशंस। इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन ये एक वर्टिकल प्लेन है, मान लो दिस इज आवर अर्थ, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ, इसको जोड़ने वाली लाइन ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज द वर्टिकल प्लेन। अच्छा, ज्योग्राफिक मेरिडियन अब जब भी लिखना होगा तो शॉर्ट में लिखेंगे, हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जीएम। जब तुम किसी फैक्ट्री में चले जाओगे, कंपनी ज्वाइन कर लोगे, तब जीएम का मतलब होगा जनरल मैनेजर, और यहाँ इस चैप्टर में जब पढ़ोगे तो जीएम का मतलब होगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। इट इज द वर्टिकल प्लेन जॉइनिंग ज्योग्राफिक नॉर्थ टू ज्योग्राफिक साउथ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ टू ज्योग्राफिक साउथ पोल, containing geographic axis within it, containing geographic axis within it. Next, magnetic meridian, magnetic meridian, mm, ब्रैकेट में mm। तो वैसे तो क्या होगा, जब कंपनी में चले जाओगे तो मार्केटिंग मैनेजर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। डेफिनेशन में समझता हूं, तुम अपने आप लिख सकते हो, सिमेट्री मैच करो, जो तुमने ऊपर वर्ड्स लिखे हैं जहां जहां ज्योग्राफी आ रहा है वहां वहां मैग्नेटिक, अपने आप लिखो। आज की क्लास खत्म। थैंक यू।